तो आज आपको पढ़ाएंगे फार्मल चार्ज। पहले फार्मल बताता हूँ, फिर उसके बाद एवरेज चार्ज क्या होता है। तो पहले फार्मल जान जाओ। जब फार्मल क्लियर हो जाएगा तो एनसीईआरटी खोल लो। पिंक कलर का एक डिब्बा बना होगा, मिला सबको? तो अब फार्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास मीथेन है, अमोनिया है, तो ये जितने लोग मिलके बने होते हैं, पहली बात ये नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। और नॉन मेटल से अगर कोई चीज़ मिलके बना होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है। जैसे किसी को ले लीजिए, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, किसी को ले लीजिए, तो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल। तो नॉन मेटल से जो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ेंगे आप? अगर आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे इसमें? हाइब्रिडाइजेशंस, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड ऑर्डर, डायपोल मूवमेंट्स, बॉन्ड लेंथ, ये सब पढ़ेंगे। तो एक बच्चे से मैंने सवाल पूछा, कहीं से आया था, तो मैंने ऐसा कह दिया KNO3, तो हमने कहा पोटेशियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो लग गया लगाने के लिए, तुरंत लग गया, वरना लगाने लगा। तो हमने कहा कि आप जो पढ़ रहे हैं कहाँ पढ़ेंगे, तो उन्हें क्लियर ही नहीं था। तो इसको तोड़ोगे तो ये मेटल है और नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। तो इसमें तो नहीं पढ़ेंगे, तो कहाँ पढ़ेंगे? इसमें पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल, तो कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर हमने उसको दूसरा सवाल दिया, अच्छा इसमें बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हमने कहा अच्छा चलो बॉन्ड ऑर्डर बता दो, तो बॉन्ड ऑर्डर लग गया लगाने के लिए। तो हमने कहा यार पहले तो सबसे पहले आप ये जान लो कि हम ये सब कहाँ पढ़ेंगे। पहले बात तो बॉन्ड पहचान लो। तो मैंने उसको एक ट्रिक दिया, इंडियन क्रिकेट मैन है 2 हाथ वाले, इस बार आया भी था मेरा ट्रिक्स, मतलब इस बार हमारे 30 क्वेश्चन ऐसे थे तो ट्रिक से ही लग जाते थे। तो मैंने उसको इंडियन क्रिकेट समझाया कि इंडियन का मतलब होता है आई से आयनिक बॉन्ड, क्रिकेट से कोवेलेंट बॉन्ड, मैन का मतलब मेटलिक बॉन्ड, तो उसको बॉन्ड समझाया। अब बॉन्ड के बाद उसको समझाया कैसे बॉन्ड पहचानेंगे, तो वो बॉन्ड पहचान लिए। फिर हमने कहा कि जब आप बॉन्ड पहचान लिए हैं तब आप पढ़ेंगे। तो इन सब में चीज़ में तो कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये जितने सारे लिखे हुए हैं ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या पढ़ेंगे आप? हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, ज्योमेट्री, शेप, जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी इसमें पढ़ेंगे। फार्मल चार्ज भी इसमें पढ़ेंगे। तो फार्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? जो मॉलिक्यूल हो, ये जो मॉलिक्यूल जिससे बने हैं, एक पे कितना चार्ज आएगा। अगर वो बॉन्ड बनाए हैं या बॉन्ड नहीं बनाए हैं, इनसे मिला के कितना चार्ज आएगा एक के ऊपर से, इस चार्ज को बोलते हैं फार्मल चार्ज। लेकिन अगर आप कंबाइन करके आप डिवाइड कर देते हैं, जैसे मॉलिक्यूल है, इस पे जो चार्ज हो तो टोटल बॉन्ड डिवाइड बाई चार्ज, तो ये एवरेज होता है। तो मैं आपको एवरेज चार्ज नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? फार्मल चार्ज। तो फार्मल चार्ज के बारे में लिखिए। तो आपके पास ये जो है पिंक कलर का फार्मूला लिखा है। तो मैं पहले 2 क्वेश्चन बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, फिर आपको जो है क्वेश्चंस में देखो 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ये मेरा तरीका होता है। तो लिखिए फार्मल चार्ज। अभी एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, फार्मल चार्ज। तो जिस मॉलिक्यूल में आप फार्मल चार्ज पढ़ेंगे तो फार्मल चार्ज बराबर क्या होता है? उस जिस एटम को पढ़ेंगे उस एटम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एनसीईआरटी देखो तो लिखा होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस जितने लोगों ने उसमें बॉन्ड नहीं बनाए हैं। अगर वो बॉन्ड नहीं बनाए होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स, तो उसे बोलेंगे माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो किसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? कोवैलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड बनाए होगा उसके लिए, शेयर वाले हैं।
टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका फार्मूला है, पिंक कलर में लिखा हुआ है। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो न्यूट्रल भी होगा या उस पर चार्ज होगा या वो आयंस के फॉर्म में होगा, तो हम सब में फार्मल चार्ज पढ़ेंगे, यानी फार्मल चार्ज हम सब में पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिया ओजोन। सिंपल तरीके से आप ये 3 लोग हैं तो इनको 3 को अलग अलग लिख लो और इनके सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन कितना होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लिखेंगे। हम अब आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड को याद कर लो, इससे हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये कैसे आता है ये लेक्चर सब हो चुका है, बाद में पढ़ा देंगे। तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इन लोग का है तो इनके नीचे वालों का उनका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या करेंगे, ये इसे शेयरिंग करेंगे, ये शेयर कर लिया तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बना। ये कोवैलेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड में ही हम पढ़ते हैं सिग्मा और पाई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कहाँ पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में। जब कोवैलेंट बॉन्ड डबल होता है तो उसी में एक को हम सिग्मा एक को पाई कहते हैं। ये क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, तो देखो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये डोनर आइटम है, ये एक्सेप्टर आइटम है। डोनर आइटम को हम लोग बोलते हैं ले बे, जैसे मतलब कोई भिखारी या कटोरा लगा दिया तो ले बे, भाग यहाँ से, तो जैसे होता है, तो इसे क्या बोलेंगे आप, ले बे। तो ये मांगता है ला, तो ये लुईस बेस होता है, ये लुईस एसिड होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ओजोन में लुईस एसिड या लुईस बेस है, तो आप कहेंगे यस। अब मेरा एक ट्रिक था, कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो मैंने पढ़ाया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये कोवैलेंट बॉन्ड्स। जैसे मान लो आप कहीं मस्जिद है या मंदिर है, वहाँ कहीं आपका बिल्डिंग बन रही है, एक आदमी गया बोला कि ठाकुरों के ठाकुर या पठानों के पठान 101 रुपया दिया या 1000 रुपया दिया, और एक गया गल्लक में 1000 डाला है, तो दोनों मतलब क्या है। या कहीं नौटंकी होती देखा होगा, तो इधर खान बैठे हैं, इधर पठान बैठे हैं, इधर ठाकुर बैठे हैं, तो नौटंकी होती रहती है, तो निकाल के 1001 रुपया दिया, चिल्ला बुलवाते देखा होगा जो गाँव में नौटंकी होती है। और एक चुप के जाके 1000 रुपया दिया है, तो दोनों मतलब क्या है, एक ही। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ये कोवैलेंट बॉन्ड। और प्रूव करता हूँ इसको, अगर कोई भी डोनर आइटम है, अगर ए है या बी है, अपना लोन पेयर इसको देता है। एक तरीका याद लो, इसी बार आया था सवाल, लुईस बेस कब कहेंगे, जब आप बॉन्ड हो साथ में लोन पेयर हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर ना हो, क्या हो, बॉन्ड पेयर साथ में लोन पेयर, और वो ऑक्टेट पूरा रखता हूँ। देखिए अभी हमने इसको बोला तो काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो साथ में बॉन्ड है, लोन पेयर है, इसलिए लुईस बेस है। ये देखो CCl4, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, ये भी एग्जाम में इस बार आया था, ये जो बोल रहा हूँ इस बार आया था। आप इसे कहेंगे लुईस बेस, नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसे नहीं कह सकते हैं। कब कहेंगे, लोन पेयर होना जरूरी है, चाहे एक ही लोन पेयर हो, तो लोन पेयर है। अब इसको हम हटाना चाहते हैं, तो ये कहाँ का है, सेकंड पीरियड का। पूरी केमिस्ट्री को हम 2 भाषा में पढ़ाएंगे। अगर सेकंड पीरियड है तो इसे बोलेंगे सेकंड पीरियड, इसके नीचे वाले हैं चाहे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 7 है, इनको हम बोलेंगे बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स, बियॉन्ड सेकंड पीरियड्स। ये क्या मतलब, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में आउटर सेल में सिर्फ s या p ऑर्बिटल्स होते हैं। बियॉन्ड वाले में क्या क्या होते हैं, S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, और नीचे आएंगे तो F भी होता है। तुमसे कोई पूछे कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में हो सकते हैं, कितना होता है, सिर्फ 8। मिनिमम कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो, लेकिन मैक्सिमम कितना रखेगा, 8। अब सवाल आता है कि बियॉन्ड सेकंड पीरियड वाले कितना रख सकते हैं, तो 8 से ज़्यादा रखेंगे। अब सवाल है थर्ड पीरियड वाले हैं तो कितना रखेंगे, कितना रखेंगे,
अरे थर्ड में क्या होगा यार, एस होगा, पी होगा, डी, तो कितना होगा टोटल? 2 6 10, कितना होगा? 18। क्लियर? इसे लुईस बेस कहें? नहीं कहेंगे। इसे कहेंगे? कहेंगे। अब ये आया, अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट अगर ये डोनर आइटम है, इसको लोन पेयर देता है और लुईस बेस है, तो मेरा ट्रिक है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हटा के ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होता है? सिंगल बॉन्ड के अंदर। ये रहा। अगर अभी आप क्वेश्चन और दूंगा, अगर कोई डोनर आइटम है एक्सेप्टर आइटम को अपना लोन पेयर देता है, बॉन्ड भी है लोन पेयर भी है, लेकिन ये कहाँ का है? बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो किसके बराबर होगा? डबल बॉन्ड के। इससे हम आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे, पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इसी ट्रिक पढ़ा देंगे। हटेगा ये, क्या बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। अब जब कहीं सिंगल बॉन्ड बनता है तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सिंगल बॉन्ड बनेगी तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। देख लो, काउंट कर लो, ये सेकंड पीरियड का है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये आपका ओजोन का स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही पूरी केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, या तो सेकंड पीरियड का होगा तो बियॉन्ड सेकंड पीरियड का होगा। अब जो है, आपसे कोई पूछा जाए कि स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, किसी भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है, या उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, या उसकी शेप क्या होगा, तो इसी में एक थ्योरी पढ़ाएंगे जिसका नाम है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है, तो 10 लोगों से पूछा गया, तो 6 लोगों ने कहा कि यार ये बहुत अच्छा है, दारू नहीं पीता है, कमाता खाता है, बढ़िया है, नौकरी करता है। 4 लोगों ने क्या कहा? अरे मत उसके क्या करना, वो दारू पीता है, घूमता है, जुआ खेलता है। तो ये बताओ इसमें क्या वर्ड यूज किया जाए? क्या वर्ड यूज करोगे? रिपल्सन और अट्रैक्शंस, दोनों वर्ड यूज नहीं करोगे? ये दोनों वर्ड हमेशा आता है। तो रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शंस भी होता है। तो जो डोमिनेंट होगा उसी बात मान ली जाती है। तो जो डोमिनेंट हो जाता है उसी बात को मान लेते हैं, तो प्रूव हो जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये मॉलिक्यूल ये हैं, अगर आपसे कहा जाए कि ये ऐसे रहेंगे, नहीं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे एक थ्योरी जिसका नाम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज करना पड़ेगा। या फिर एक होता है, इसमें जो होती है इसका आर्डर होता है रिपल्सन इंटरेक्शंस का आर्डर। एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होते नहीं हैं। तो अगर ये चीज़ कहीं मिल जाए, एक कहानी सुना होगा, एक गाना आई थी, चारों लड़कों की कर दो शादी, एक को कुंवारा रखना। गाना सुनो नहीं सुनो? तो ये गाना सही है गलत है? 4 की शादी कर दो, एक को कुंवारा रखो। ये जिसने उस टाइम एक गाया था उसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा था। अच्छा बताओ, 4 की शादी के एक को छोड़ दिए तो रिपल्सन नहीं पैदा करेगा? अपने घर में कूद सकता है या किसी और के कूद जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये केमिस्ट्री पढ़ के ये गाना नहीं बनाया। गाना गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि या तो चारों को शादी कर दो या चारों को छोड़ दो, पूरा हंगामा मचाए रहे हैं। जैसे एक फिल्म आई थी हलचल आई थी ना, उसमें देखा होगा चुपके से मास्टर साहब जो हैं मास्टराइन नचनिया से कर लेते हैं, और एक छोटा वाला बॉन्ड बनाना चाहता है, बाकी 2 वाले नहीं। तो कितना रिपल्सन होती है, आए दिन मार काट। तो यहाँ भी यही होती है, आए दिन मार काट। तो देखो ये सीधे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे है बॉन्ड, यहाँ है लोन, यहाँ है बॉन्ड। तो ये सीधे तो नहीं रहेंगे, इनमें रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ रिपल्सन। तो ये बॉन्ड झुक जाएगी। तो जब बॉन्ड झुक जाएगी तो ये सीधे नहीं दिखेगी। आगे मैं पढ़ाऊँगा जब बेस्पर थ्योरी, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा, ये ऐसा नहीं दिखेगा। तो देखो ये इस पर धक्का देगा, इस पर धक्का देगा, तो धक्का देगा तो बॉन्ड कैसे दिखने लगेगी? ये ऐसे झुक जाएगी। यार किसी घर में अगर रिपल्सन होता है, मान लो कोई बच्चा है आए दिन शरारत करता है, किसी को छेड़ के आता है, तो तुम देखा होगा घर वाले झुक जाते हैं कि भैया मैं क्या करूँ, लो मुझे मार लो। तो झुक गया। तो कहीं भी लोन पेयर होगी तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगी तो वो झुक जाएगा, अपने आप बढ़ गया। ये लीनियर बजाय कैसा हो गया? बी शेप या बेंड शेप।
ऐसे सीधे सीधे होती तो बॉन्ड एंगल 180 होता, अब 180 नहीं होगा। आप कहेंगे 180 से कम है, ये तो कहेंगे। अगर आपको याद करना है तो याद कर लो, और नहीं तो इतना तो क्लियर हो गया भैया कि 180 से कम है। अब आप देखिए इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ये और एक ये। अब हम इनमें फार्मल चार्ज, तो देखो फार्मल चार्ज हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें स्ट्रक्चर पता हो। तो फार्मल चार्ज कहाँ पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर से। क्लियर हो गया? ऐसे नहीं कोई उठा के दे दे फार्मल चार्ज पढ़ना है, नहीं। तो और इसको अप्लाई करते हैं, तो देखो इस पर अलग अलग फार्मल चार्ज आएगा। तो और देखते हैं पहले का, इस पर कितना आएगा पहले वाले का। तो इस पर लिखेंगे आप इसका फार्मल चार्ज और लिखेंगे इसका पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो लिख लिया 6 माइनस कितने लोग बॉन्ड नहीं बनाए हैं। इसको देखना, इस पे ना जाना, पड़ोसी देखने लगे। इसको देखो कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो हो गया 6। कितने लोग बॉन्ड बनाए हैं, कितना बॉन्ड बना है, ये एक बॉन्ड बना है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, तो 2 हो गया, कट जाएगा। तो कितना होगा 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा -1। तो फार्मल चार्ज कितना आ गया माइनस। जरूरी नहीं है कि प्लस आए या माइनस आए, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक के हिस्से में कितना चार्ज आया है आप निकाल लिए, तो यह बना सकते हैं। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 आपसे पूछो, एग्जाम में आया पूछूंगा, मिटा दे इसको। ये देखो फार्मल चार्ज बराबर जिस पे आपने मार्क कर दिया कि हम इसमें फार्मल चार्ज पढ़ेंगे, तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। देख लीजिए कितने लोगों ने बॉन्ड नहीं बनाया है, यानी डॉट डॉट, यानी उसका जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 तो 6 हो गए। कितने लोग बॉन्ड बनाए हैं, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 हो जाता। अगर डबल बॉन्ड होता तो कितना होता 4। तो अभी इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो माइनस मार्क कर दिया कि वो फर्स्ट वाले पे हम पहले इसके निकालने वाले मार्क कर दिया, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन होता तीनों ओ हैं, तो 3 गोला है किसके लिए पढ़े हैं, तो हमने यहाँ नंबर 1 दे दिया। नंबर 2 ले लेता हूँ, फार्मल चार्ज 2 के लिए, 2 पे कुछ नहीं करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया था, तो कितना होगा 6 माइनस कितने डॉट हैं टोटल गिनना है 2 माइनस गिन लो जितने लोग बॉन्ड बनाए, कितना बॉन्ड है 1 और 1 2, तो 2 बॉन्ड बराबर 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया है? अच्छा हाँ ये देखो, इधर देखा नहीं यार, इधर देखो ये हम इस मिस्टेक हो गया। अरे कितने बॉन्ड है 6 है भाई, मतलब 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी इसको सही करो। अरे इसको क्यों नहीं देखोगे, अगल बगल सबको देना, अगर 4 बॉन्ड बनाए तो 4 देखोगे, इधर खाली खाली क्यों देखोगे, इसको सही करो। तो आपके पास ये हो गया 6, तो 1/2 × 6 आप काउंट कर लो, तो 6 -2 -3 -5 कितना आ गया +1। क्लियर? एक बार फिर से समझा देता हूँ, कभी भी किसी का भी, मैं कई सारा दूंगा एग्जाम्पल, वो सेंटर कितना बॉन्ड बना है सबको काउंट करना है। एक बार ये आप पढ़ चुके हैं इससे मतलब नहीं है, इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। अगला आइए 3rd के लिए फार्मल चार्ज, आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, इसके लिए, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस कितने लोग बॉन्ड नहीं बनाए हैं 4 माइनस, अब यहाँ सिर्फ कर रहे हैं तो ये खाली बॉन्ड बनाए, इधर नहीं आना है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो गया 4, तो कितना होगा 6 माइनस -6 4 -2 -6 = 0। ये रहा, नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, लगाओ जरा। PO4 -3, एवरेज नहीं पूछ रहा हूँ, ये इसका आंसर गलत दे रहे हैं कुछ लोग, हमें फार्मल बताना है PO के बीच में, पहले स्ट्रक्चर बनाओ और फार्मल चार्ज आपको बताना है P का। चलो करो फटाफट करो, नोट करो, इसको करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सवाल है, ये आ चुका है, CBSE ऑल इंडिया एग्जाम करते उसमें आया था। सब लोग करना है, अगर कोई गलती होती तो मैं फिर समझाऊंगा। PO3 में फार्मल चार्ज P का निकालना है, और जो आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये PO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें ये बॉन्ड बनेगा, और उसमें P का निकालेंगे। हाँ PO4 -3, अरे आया होगा H3PO4 से भाई, इसका सही फार्मूला क्या होगा, ये तो होगा H3PO4, तो इसको आयन बनाओगे तो क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तो क्या बन जाएगा PO4 -3, ये हो जाएगा H पॉजिटिव,
तो इसका निकालना है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो डायग्राम बना लें, ये नोट कर ले भैया, कर लो इसको जो बढ़ाया हूँ ये, नहीं तो पता चला कि क्या है। एवरेज नहीं, इसका एवरेज नहीं बताना है हमें। ये जो है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई लोग इसका एवरेज आंसर दिए हैं, क्योंकि मैं सबसे टच रहता हूँ। जो टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा हमसे पढ़ने आता है तो मैं बताता हूँ ये गलत है। अच्छा बताओ, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, कौन सा बॉन्ड? नॉन मेटल, नॉन मेटल, कौन सा बॉन्ड बन के आएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में ये पढ़ोगे ना, ठीक है। ऑप्शन लिख दें? हाँ, ऑप्शन ज़रूरी है, थोड़ा ये 1 मिनट में जो ऑप्शन मिल जाता है सही रहता है। ऑप्शन लिखो, एक लिख देता हूँ ऑप्शन। ऑप्शन है इसका +1, -1, -0.75 प्लस ये है 0.75। 1 मिनट का टाइम सबके लिए है, तब फिर आंसर बताना, पहले कर लो। इंसर्ट एग्जाम्पलर का सवाल है। ये मुजाहिद, तुम लोग इसको नोट किए? इस वाले को नोट किए नहीं? अरे 1 मिनट पूरा आराम से लो, जल्दीबाजी ना करो। हट जाए चलो। इसमें दोनों आंसर है, एवरेज का भी है और फार्मल का भी है, तो आपको फार्मल बताना है। ये ट्रिक नोट कर लेना, ये जो ट्रिक है, सेकंड पीरियड का होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड। अगर बियॉन्ड सेकंड पीरियड का है, बियॉन्ड में कोई भी हो, चाहे वो थर्ड का हो चाहे वो फोर्थ का हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड बराबर। है किसका? इस वाले का, इनमें से? अच्छा, सबका 0 आ रहा है? माइनस आ रहा है। चलो मैं चेक करता हूँ फिर। अभी अपनी गलती तो कहाँ गलती हुई है? -1 आ रहा है, तो सब फटाफट बोल दो ना। चलो अच्छा टिक करो, फटाफट बताओ। तुम लोग पीछे कितना आया? मुझे नहीं आया। तुम्हारा कितना है? 0 आया क्या? चलो एक ऑप्शन और बढ़ा दो, 5वां ऑप्शन। ऐसा होता नहीं है, 5 कर दिया, 0 तुम्हारा 0। तुम लोग का कुछ आया? तुम्हारा कितना आया? -1 आया। आप लोग कुछ आया? पॉइंट कितना है? 0.75। माइनस है प्लस में? माइनस में। तुम लोग का -1 आया है, -1 आया। तुम्हारा -1। चलो मैं चेक करता हूँ। +1 आया, तो फटाफट बोलो ना यार, जो गलती होगी दूर हो जाए। गलती यही करो ना। ये नोट किया कि नहीं किया इसको? चलो अब अभी देखो कहाँ गलती आप किए हैं और कहाँ गलत हो गया है। जरूर बोलो, चाहे गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ गलत बोल दोगे तो सही हो जाएगा ना, लेकिन अगर आप सही बोलते तो और अच्छी बात है। चलो चेक करते हैं डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटर कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5, तो उसके नीचे वाले 5। आपको सेकंड पीरियड याद करा दिया था पहले लेक्चर में, तो उसके नीचे होगा वही होगा। तो क्या कर लीजिए, 5 आप जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लुईस स्ट्रक्चर पढ़ाया था। सबसे पहले सेंटर लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? ऑक्सीजन हो या कोई और हो, और टर्मिनल पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया है, तो सिर्फ ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। अभी थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। 2 2 2 2 4 2, ठीक है। अब क्या करो? 3 निगेटिव भी तो हैं, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव दे दिया, एक नेगेटिव इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो इसके पास कितना हो गया? 7 7 7 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले, इसका 8 पूरा हो गया। ये शेयरिंग किया, इसका 8 भी पूरा हो गया। ये शेयरिंग किया, इसका 8 पूरा हो गया। क्लियर? 3 निगेटिव था, मैंने ऑक्सीजन को दे दिया क्योंकि ऑक्सीजन से गया होगा। फार्मूला क्या था? H3PO4। जब कोई हाइड्रोजन जाता है तो उसे बोलते हैं प्रोटिक। कल पढ़ाया था। तो कितने प्रोटॉन दिया होगा? ट्राई प्रोटिक एसिड होगा। 2016 में सवाल आया था। H3PO2
कल सवाल कराया था। तो जान लीजिए ये क्या है आपके जो है ये ट्राइप्रोटिक एसिड था, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। आप काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। ये बियॉन्ड सेकंड पीरियड है, बियॉन्ड सेकंड पीरियड के पास मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 और मैक्सिमम कितना भी, तो यही तो बनाता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स, सुपर ऑक्टेट्स। तो ये ऑक्सीजन से कहेगा ऑक्सीजन मेरे पास यार ऑक्टेट पूरा है, तुम मुझसे लोन पेयर ले ले, तो दे दिया। अब देख लो सिग्मा सिग्मा ये लोन पेयर है, तो इसे लेबे कहें कि ना कहें, बिल्कुल कहें, डोनर एटम है लेबे है, इसे क्या बोलेंगे ला। आपसे पूछा जाए H3PO4 या PO4 या इसमें PO4-3 में कौन सा इसमें आइटम जो है लुईस बेस है, तो किसको बोलोगे, फास्फोरस को। ऐसा भी सवाल आ सकता है कौन आइटम है, तब क्या करोगे। तो आपको एकदम बेसिक लेके चलना है, कुछ भी नहीं छोड़ना यार, कोई लाइन ही नहीं छोड़नी है। इसकी ऐसी तैसी कहाँ से आएगा सवाल। ये रहा, ये कहाँ का है इस टाइम, बियॉन्ड सेकंड पीरियड। बियॉन्ड सेकंड पीरियड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड के अंदर। हटा दो इसको। तो ये फास्फोरस है, डबल बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, 2 ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के पास अब बचेगा 2 ही लोन पेयर। और ये वाले ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंजिंग है ही नहीं इसके अंदर, ये चेंजिंग नहीं। इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं, कंप्लीट। अब ये लुईस बेस है, लुईस एसिड है, हमने चेंज कर दिया। अगर तुमसे कोई पूछता कि कितना सिग्मा, कितना पाई, कितना लोन पेयर, ये तो लगातार सवाल आ रहा है, इस साल भी आया, 19 में आया, 21 में आया, तो आप भना भन बताइए ना यार। देखो कितना, अभी ये बना था तो नहीं बता पाते, अब बता लेंगे। तो ऐसे ही एनसीईआरटी में बना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, 5 ऑक्साइड्स। ऐसे ही सल्फर के बना है एसिड, सल्फर से बना कंपाउंड यानी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। इस बार आया था ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, कल पढ़ाया था H2P2O7, याद नहीं रहा है, H2P2O8। तो चाहे दुनिया कौन स्ट्रक्चर आ जाए, अगर आप हमारी बात समझें तो कुछ नहीं। तो देखो सिग्मा पॉइंट कर लो, 1 2 3 4 सिग्मा, 1 पाई और प्लस लोन पेयर काउंट कर लो। तो इस बार सवाल आया तो पायरिडीन का क्या, तो कौन सी बड़ी बात है, चाहे ये पढ़ो चाहे पायरिडीन पढ़ो, बनेगा तो वैसे ही। चाहे सेकंड पीरियड का एलिमेंट कहीं दुनिया कोनो केमिस्ट्री में लिखा होगा तो बनेगा तो वही, वहाँ कार्बन है। तो सवाल तो गलत कोई नहीं हो सकता अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो। काउंट करते हैं, चलो ये हमारे पास ये, तो हम किसको पढ़ेंगे, ये देखो इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं। अगर आपसे पूछे बॉन्ड तो कहेंगे PO बॉन्ड्स कितने हैं, PO बॉन्ड कितना है 3, और P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना है 1। ऐसा भी सवाल आ सकता है। और निकालते हैं इसका, तो फास्फोरस, तो फास्फोरस में फार्मल चार्ज ये, ठीक है। अगर फास्फोरस में फार्मल चार्ज निकालने हैं P पे और या ऑक्सीजन पे, तो मैं दोनों निकालता हूँ। चलो ऑक्सीजन निकालता हूँ, फार्मल चार्ज और ऑफ O, इसके लिए O के लिए, तो कितना होगा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, गिन लो। तो 2 2 4, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 6। और बात करना नॉन बॉन्डिंग, 1 2 3 6 माइनस 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितना बॉन्ड बना है 2, तो ये हो जाएगा आपका, कितना होगा -6 -1 बराबर -7, कितना आ गया -1, ठीक है। ये रहा, तो इसका कितना होगा -1, इस पे कितना आएगा -1, इस पे कितना आएगा -1, ये रहा। क्लियर हो गया। अब आओ देखते हैं, यही कन्फ्यूजन था, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं P के ऊपर, तो फार्मल चार्ज आप P कितना होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग्स 0, एक भी नहीं है 0, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10, तो कितना आएगा 5, तो कितना होगा 5 - 5 = 0, तो ऑप्शन 0 तो था नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन वाले का। तो इसलिए क्लियर नहीं किया था, लेकिन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। अब इसका आंसर गलत कैसे आते हैं, एवरेज में, एवरेज चार्ज, एवरेज बराबर क्या, ऐसे लिखते हैं, एवरेज चार्ज बराबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई चार्ज, चार्ज कितना है -3 ना, 3 ही तो है तो यार, 1 2 3 ये एवरेज चार्ज होती है, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 1.7 के आसपास,
कितना हो जाएगा, 3 करने में 3, हाँ एवरेज चार्ज, हाँ -1 आया, ये उल्टा कर दिया हूँ, माइनस मतलब चार्ज डिवाइड बाई टोटल बॉन्ड, 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ, जो चार्ज होगा डिवाइड बाई टोटल बॉन्ड्स, उल्टा कर दिया था मैंने। तो ये एवरेज वाला है, तो कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा ये 0.75 के आसपास, ये रहा, अगर चार्ज माइनस में लेते हैं। तो हमें ये एवरेज चार्ज नहीं निकालना है, हमको निकालना है फार्मल चार्ज। तो देखो फार्मल चार्ज अगर हम P का निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन है कि नहीं है ना, तो हमने 5वां बना दिया था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। तो आपका फार्मल चार्ज O का निकालना था, लेकिन उन्होंने P वो वर्ड यूज कर दिया था। अब अगर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो मैं भी लाया नहीं हूँ, उसमें देखेगा ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि अगर जितने चार्ज हो डिवाइड बाई बॉन्ड्स तो वो एवरेज आता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर निकालना है। तो देखो एवरेज चार्ज का मतलब क्या हो गया, अरे जैसे मान लो कहीं गए यार, मछली मारने गए या कुछ सामान खरीदा, चोरी करने गए, तो चुराए बैंक, तो जो चुरा के लाए वो सामान डिवाइड बाई 5 लोग हैं तो 5, तो ये होता है एवरेज। आपको किसी एक पर्टिकुलर पे निकालना हुआ चार्ज, वो होता है फार्मल चार्ज, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे जो वर्ड था उसमें कहना चाहिए PO में ऑक्सीजन पे फार्मल चार्ज कितना होना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं है तो हमने सबका निकाल के देख लिया, ऑक्सीजन का निकाल के देख लिया, इसका निकाल के देख लिया, तो इसके निकालने से 0 आ रहा है, तो हमने फिर ऑक्सीजन का निकाल लिया, भाई हमें ऑक्सीजन निकाल लेंगे, -1 मैच कर रहा हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो, लिखो CO2 पे, CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में कार्बन का फार्मल चार्ज और CO2 और SO2 इन पे फार्मल चार्ज, इन पे फार्मल चार्ज, बस ये लास्ट है। नहीं, उसका आंसर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है -1 ही दिया है। नहीं, PO वर्ड यूज किया था ऐसे करके, ये अच्छा, इसके आंसर जैसे 2 लोग, ऐसा नहीं है, मैं जितनी बार पढ़ाया हूँ तभी बताया हूँ, तो आंसर 2 ही आता है, या तो -1 या तो -0.5 ऐसे करके। लेकिन जब उसकी मैं देखा, गूगल पे देखा, तो एक्चुअली क्या है, वो फार्मल चार्ज पूछ रहा था ऑक्सीजन का, तभी तो मैंने जो क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ थे उसको क्लियर करा दिया दोनों बता के। तो सिंपल में क्या पूछना चाहिए, किसी एक के ऊपर पूछना चाहिए, लेकिन मैं आंसर के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं तो दोनों करा के दिखाया आपको। जैसे मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था, तो फिर जब आपने बोला तो मैंने सही कर दिया, लेकिन हम अलग अलग दिखाए कि अगर आपसे O पूछेगा तो O का निकालना है, P का पूछे P निकालना है, अगर आपका एवरेज पूछे तो एवरेज निकाल लेना। तो उसमें फार्मल चार्ज वर्ड यूज था, तो हम एवरेज वर्ड तो यूज करेंगे ही नहीं, ये जान लीजिए। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है फार्मल चार्ज बताइए, ऐसे करके। अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी मेरे पास पढ़ा हुआ उस एग्जाम्पलर में, ये रहा इसका, हमने आपके टिक कर दिया है, क्लियर टिक कर दिया है। आपको फार्मल चार्ज ऑफ कार्बन और फार्मल चार्ज ऑफ सल्फर बताना है। चलो करो, फटाफट करो। बस ये खत्म हो गया। आज इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, रेजोनेंस। इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है रेजोनेंस कि इस बार सवाल आया था, पिछले के 2021 में भी आया, 22 में आया था, एरोमेटिसिटी 2 बार से लगातार पूछा जाता है। चलो इसको बनाओ, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं। नोट नहीं करो तुम, लग रहा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या होगा, कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, ये है ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तुरंत फटाफट शेयर करो, ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन इसके, ये सवाल था। अच्छा ये बताओ, एक सवाल तुम लोगों से पूछते हैं, CCl4 सुन लो, जो लोगों ने हमसे एक बार सुन चुके हैं सुनेंगे नहीं। CCl4 हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको किस में रखा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल्स? क्योंकि इसमें जो आप लोग पढ़े हुए हैं इसलिए हम थोड़ा सा सवाल आगे पूछ लेते हैं। CCl4 या कार्बन डाइऑक्साइड को हम इंक्लूड करते हैं, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल में, दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल में, तीसरा ऑप्शन, पहले एक को ले लो यार, सिंपल, CCl4 को हम रखते हैं पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि आगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाएंगे इसी से, न्यूक्लियोफाइल। तीसरा ऑप्शन नन, चौथा ऑप्शन, ठीक है हम नहीं जानते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा तो 2 ही ले लो,
CCl4 को किस में रखा जाए, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल या बोथ, चलो बोथ या फिर नन। एक्चुअली ये कहानी है, एक हमारे टीचर थे, इन्होंने सवाल पूछ लिया, हम एकदम जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, अब उन्होंने हमारे बच्चों से ही पूछ लिया कि CCl4 क्या है, तो आज मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी आगे लुईस एसिड लुईस बेस क्या बन जाएगा, लुईस बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ वर्ड यूज करेंगे, अभी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, जब बेसिक पढ़ाएंगे तो। चलो बताओ CCl4 किस में रखें, तुम भी तो पढ़ के आए हो, न्यूक्लियोफाइल। चलो और बताओ, तुम बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। तुम बताओ, नहीं जानते हैं, किस में रखें, नन में। तो ये नन है, सही बात है। कब कहेंगे यार इलेक्ट्रोफाइल, कब कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, जब उसके पास बॉन्ड हो, साथ में लोन पेयर हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो न्यूक्लियोफाइल, या किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो लेकिन वो कहाँ का हो, सेकंड पीरियड का, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज़्यादा हो लेकिन वो बियॉन्ड सेकंड पीरियड का हो, तब उसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स। ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी, इसके पास कमी है क्या, तुम ही लोगों ने बोला, तुम्हारे जवाब देता हूँ, लो कमी बताओ। बहुत सिंपल सवाल था, मुझे याद आ गया तो हमने पूछ लेते हैं। ये सवाल पिछले साल आया था 2022 में, मैचिंग था, इलेक्ट्रॉन प्रीसियस, इलेक्ट्रॉन रिच और लुईस एसिड, नहीं याद आया, हम ऑप्शन बता सकता हूँ, B2S6 याद आया, MgH2 भी मैचिंग में था, तो मैंने कोई गलत थोड़ा पूछ लिया है। ये बताओ इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 8 है। लुईस एसिड कब कहोगे, जैसे मान लो BCl3 है, कितना इलेक्ट्रॉन, 6, ये हो सकता है। AlCl3 कितना इलेक्ट्रॉन, 6 हो सकता है। तो ये तो लुईस एसिड है ही नहीं, ये है। तो जब ये लुईस एसिड है उसी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोफाइल और भी कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए SF4, आपसे कहा जाए SiCl4, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। क्यों इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्योंकि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये d ऑर्बिटल लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दोगे तो रख लेंगे, ये तो रखेगा नहीं कहीं। इसके पास s ऑर्बिटल और p आखिरी में तो भर गया। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, मतलब कि भैया जो है, अब भैया हम कोई काम नहीं करेंगे, जितने हम कमाते हैं उतने खुश हैं, ना हमें लेना है ना देना है, ये वर्ड यूज किए होगे ना, ये होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा दिन भर लगे हैं, मिल जाए तो ले लें, मिल जाए तो ले लें। या फिर बहुत कुछ ऐसे होते हैं, बहुत अमीर हैं, जब चाहे उठा के दे दें। जैसे अभी कोरोना आया था तो एक दो हम कोई थे, परमचीत कौन थे, उन्होंने उठा के मोदी अकाउंट बहुत सारा करोड़ डाल दिया। तो ऐसे लोग होते हैं, अजीम प्रेम जी। तो 3 तरह के लोग हुए कि नहीं हुए। अब मान लीजिए ये क्या कहेगा, यार मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ना हम दे सकते हैं ना हम ले सकते हैं, यानी हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है, ना देना है ना लेना है, तो हम कुछ भी नहीं हुए। हाँ, ये यूज करते हैं CCl4 को रीमर टीमर रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म के साथ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, ये बनाते हैं कार्बीन। अब ये कार्बीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। और देखो ऑक्सीजन कहाँ का है, सेकंड पीरियड का, सेकंड पीरियड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 ऑक्सीजन के पास। शेयरिंग करो, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये कैसे आता है ये सब आपको हम बताएंगे। तो देखो क्या होगा है कि हुआ क्या होगा, पहले ये पानी रहा होगा, पहले ऑक्सीजन ऐसे बना होगा, बता देता हूँ कैसे बनता है। ये रहा, ये पानी रहा होगा, कहीं से हाइड्रोजन, कहाँ से आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये प्रोटॉन से कहाँ से आएगा, कम फ्रॉम एसिड्स, या कहीं डाल रहे तो पानी टूट गया वहाँ से आया, तो ये हाइड्रोजन आएगा तो इससे बोलेगा यार तेरे पास भरा पड़ा इलेक्ट्रॉन से, तो खुद जो है हमसे बॉन्ड बना ले, जुड़ जा। तो ऐसा तो होता है, मान लो बाइक से आप आ रहे हैं, कोई हाथ दिया, तो कुछ लोग होते बहुत खतरनाक होते हैं, नहीं बैठाएंगे, और कुछ लोग बैठा लेते हैं तो बैठा लिया, तो जो आएगा और जुड़ जाते हैं तो बैठा लेगा। तो जब बैठाएगा तो ये दुनिया का रूल है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग मामा नहीं बने होंगे, लेकिन जब मामा बनोगे तो घर कुछ बिस्कुट विस्कुट ले जाते हो, तो ये बिस्कुट घर पे दे दो भैया, बाकी हो गया। तो ये आएगा, देखो ये आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अरे इसके पास शेयर किया तो ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया। गिनो, 2 2 4 2 6 2 8, अभी तो पढ़े हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो, तो लोन पेयर तो है, तो ये लोन पेयर देगा नहीं देगा, दे देगा। तो ये क्या कहलाएगा,
लुईस वेस ले बे, और इसी को ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज को नहीं रटेंगे, और कहीं भी पॉजिटिव कह दो या कहीं भी नेगेटिव बोलोगे दोनों गलत है, कि आल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल या आल नेगेटिव आल न्यूक्लियोफाइल्स, गलत है वर्ड, एकदम गलत है। आपको एग्जाम्पल देंगे, आगे नहीं जाना है अभी। चलो इस पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा, भी ऑर्गेनिक में पढ़ाना है आपको। ऑर्गेनिक में नूर पढ़ाएंगे, रैक पढ़ाएंगे, 786 पढ़ाएंगे, सारी पढ़ाएंगे, पूरा याद रहेगा। पूछो चाहे जो लोग हमसे पढ़ें, कुछ आपको रिवीजन नहीं करनी होगी, बस एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ये रहा, अभी एनसीईआरटी पढ़ना है। फार्मल चार्ज ऑफ कार्बन, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बैलेंस के बाद किस पे जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग, कितना है 0, माइनस बॉन्डिंग इधर भी देखना इधरों भी देखना है, तो कितना हो जाएगा 2, 2 4, 2 6 और 2 8, कितना होगा 4 - 4 0। सल्फर उसका भी 0, ठीक है। तो चलो एनसीईआरटी आओ, फटाफट एनसीईआरटी में आओ, एनसीईआरटी खोलो। क्लियर हो गया? लिखा हुआ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। एकदम बात सही है। अगर कोई भी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाया तो कोई एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं होता। एकदम सही है, क्योंकि अगर कोई भी आप डॉट डॉट दिखा रहे हैं तो इसमें बॉन्ड होता है, लोन पेयर होती है, और कोई भी ज्योमेट्री या शेप बन के आती है तो इसका मतलब समझ लो कि उसमें सही एक्सप्लेनेशन होता है वेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। तो इनकी तो कहे, कुछ लोग कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गया स्टेबल हो गया, रट के आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। हमने कैसे स्टेबल हो गया, कह रहे हो गया, हमारे टीचर ने बताया था। तो ये बात तो गलत है यार, अभी पढ़ाया नहीं था लुईस ड्रॉबैक्स, तो उसने बताया था। वह लुईस क्या कहे थे कि फलानवा की तरह हो जाओ, फलानवा मतलब नोबल गैस की तरह हो जाओ, ऐसा होता नहीं कोई, तो उनकी तरह कैसे हो जाएंगे। तो लुईस ने कहा कि नोबल गैस हो जाओ, या हर वर्ड में यूज करते थे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाओ, यानी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाओ। अब देखो भैया, जो बाल ब्रह्मचारी थे वही बॉन्ड बनाए हैं कि नहीं। जैसे जीनान को ले लो तो HCF4 बना लिया, HCF2 बना लिया, KrF2 बना लिया। तो ये तो गलत हो गया, नहीं गलत हो गया, बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, तभी हम ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो ये बात गलत हो गया। वहाँ भी पढ़ाया था, एनसीईआरटी में लिखा था, दूसरा लाइन क्या लिखा था कि आप जो है कभी भी इन्हें स्टेबिलिटी के काम में नहीं यूज कर सकते, नहीं बना सकते। टोटली साइलेंट वर्ड लिखा था, आप स्टेबिलिटी नहीं बता सकते। आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर लीनियर है ड्यू टू, तो आप क्या बताएंगे, इसमें सिर्फ बॉन्ड और बॉन्ड है, यानी लोन पेयर है ही नहीं। तो इसमें जो रिपल्सन इंट्रैक्शन होगी बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगी, इसलिए बना हुआ है। तो ये बात मिल गई आपको। आगे चलते हैं, कह रहा है इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस, एकदम बात सही है। अभी मैंने लिया PO4-3, तो कोई भी पॉली एटॉमिक आयंस भी यूज कर सकते हैं। कह रहा है द नेट चार्ज इन पॉसेसेस बाय द आयन एज ए होल, अगर पूरी चार्ज को आप करना है तो एक होल मान लो, एक नंबर मान लो, एंड नॉट बाय ए पर्टिकुलर आइटम्स, इसका मतलब पूरे एक मॉलिक्यूल मान लीजिए, किसी एक पर्टिकुलर ना मानिए, फिर आप अलग अलग को आप निकाल सकते हैं। आगे बोल रहा है इट इज हाउएवर, कह रहा है फिजिबल टू, कह रहा है कि एसिंग ये फॉर्मल चार्ज ऑन ईच आइटम, द फॉर्मल चार्ज आर इन आइटम ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ आयन में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ द आइसोलेटेड ऑफ फ्री स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मतलब वही जो डिफिनीशन आपको बताया कि अगर आपको ये देखना है कि किसी एक पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ये देखना होगा इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, मीन्स कितना बॉन्ड और कितना लोन पेयर है। तो ये हो गए एनसीईआरटी के वर्ड्स, और उसके नीचे इन्होंने फॉर्मल चार्ज का डिफिनेशन। अब आपको बहुत कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेजोनेंस। हेडिंग लिखे रेजोनेंस, और रेजोनेंस काफ़ी आता है। और देखिए ये रेजोनेंस का जो ये हरा कलर का बना है, जब आँख कोई खुलवाता है तो ये हरे कलर का डिब्बा बना है, इसका बहुत यूज है। ये हरे कलर का डिब्बा जो बना है, मिल गया। अब सवाल है रेजोनेंस कहाँ पढ़ेंगे, आपसे पूछे रेजोनेंस, हाँ पढ़ के आए हैं, तो रेजोनेंस का डिफिनीशन नहीं बताना है। रेजोनेंस कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। तो अब कंडीशन है कि रेजोनेंस हम कब कहें,
कि भैया रिजोनेंस, तो ये बताओ कोई लुईस का सिंगल स्ट्रक्चर हो उसमें आप रिजोनेंस कह सकते हैं? एक स्ट्रक्चर हो, एक स्ट्रक्चर से आपका लुईस सिंगल स्ट्रक्चर से आप रेजोनेंस पढ़ेंगे नहीं। रेजोनेंस किस में पढ़ते हैं? कम से कम उसका 2 स्ट्रक्चर या 2 से ज़्यादा बनता है तब उसमें हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, या रेजोनेंस आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसमें 2 वर्ड है। आपसे कोई पूछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या रेजोनेंस हाइब्रिड्स, इनमें क्या फ़र्क है? तो अभी बताता हूँ। चलिए पहले लाइन लिखिए, एक लिखिए हेडिंग रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्गेनिक इनआर्गेनिक दोनों यहाँ पे बहुत यूज है, और यहाँ जितने लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रेजोनेंस, जल्दी फटाफट डिफिनीशन लिखो इसका, फिर एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। डिफिनीशन लिखो, देयर आर मेनी कोवैलेंट कंपाउंड्स, देयर आर मेनी कोवैलेंट कंपाउंड्स, मेनी कोवैलेंट, there are many covalent compounds in which a single Lewis structure cannot describe. There are many covalent compound in which a single Lewis structure cannot be described. A single Lewis structure cannot be described. Single Lewis structure cannot describe in molecules accurately. So it is assumed that such compound can exist. So it is assumed that such compound can exist in 2 TWO2, can exist in 2 ORR more than 2 ORR more then हटा दो 2 or more structural forms, then काट दो 2 or more structural forms which are hypothetically, बस डिफिनेशन लिख लो, मैं अभी समझाता हूँ। which are hypothetically is called resonating structure. which are hypothetically is called resonating structures. And actual compound is formed by by the help of these resonating structure. And actual compound is formed by the help of these resonating structure is called resonance hybrids. By the help of these resonating structure is called resonance hybrids. अब एक सवाल है, कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर बना दो। चलो बनाता हूँ, अभी कंडीशन लिखा रहा हूँ। ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये हमने कहा ये बेंजीन है। सबसे सवाल है, हमने कहा ये बेंजीन बना है, कह रहे हैं बना है। ये सही या गलत? सवाल तो ये है, सही या गलत? मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर सही या गलत है? सही या गलत है? ये स्ट्रक्चर गलत है। एक स्ट्रक्चर से कहाँ बता पाएंगे? चलो ठीक है, तुमने कहा सही है, तो लो भैया दूसरा खड़ा हो गया, तो कह रहा अच्छा लो अब बताओ, तो ये भी सही है, तो फिर कौन सही है? यहो सही है, यहो सही है, तो फिर सही कौन है? तो ना ये सही है ना ये सही है। नहीं समझ में आ रहा है? अब सवाल ये है, दोनों नहीं सही है, बता रहे हैं, रुक जाओ परेशान ना हो। हमने ढक दिया। हमने कहा एक स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस होगा, तो आप कहेंगे रेजोनेंस का डिफिनीशन है कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगे लुईस के, तभी तो हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो एक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं होता है, इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा,
तो हमने पहला लाइन क्या लिखा है, कोई सिंगल स्ट्रक्चर होगा उसमें आप रेजोनेंस नहीं पढ़ेंगे। कम से कम कितना होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा। और दोनों स्ट्रक्चर को जब हम बनाएंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कैनिकल फॉर्म होगा, और वो सही स्ट्रक्चर नहीं होगा। कैसा होगा, हाइपोथेटिकली भी लिखा दिया हूँ। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, उसमें आप रेजोनेंस नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होगा। और उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगी दोनों, ये हाइपोथेटिकली यानी बनावटी, ये बनावटी है, सही स्ट्रक्चर नहीं है। अब जब सही नहीं है तो सही स्ट्रक्चर क्या बनाया, इन दोनों के मदद से, लिखा हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस रेजोनेंस, लिखा हुआ लाइन, और ये दोनों के मदद से जो सही स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा ये, इसका नाम क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स ये अभी कंडीशन नहीं पढ़ाया हूँ, चलो ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये सही है, तो तुम कह रहे हो ये भी सही है, चलो ठीक है। आज जाना, अपने घर में पंखा लगा होगा, एक पर पे नाम लिख देना, अपना नाम मोटा मोटा लिखना, और फैन चला देना, और बताना कि हमारा नाम कहाँ लिखा है, बता दोगे? आज जाकर अजमा के देखना। अरे एक फ़ैन लेना, मान लो यही फ़ैन है, यहाँ मोटा मोटा नाम लिख दिया और फ़ैन चलेगा, वाइट फ़ैन हो, नाम बताओ किस पे लिखा होगा, सब पे या एक पे? अरे अब तो बोलो, आज जा घर पे पंखा लेना। अब ये हैंड वाला पंखा की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बैठ के सोच रहे हैं, ये फ़ैन वाला बात कर रहे हैं कि आप फ़ैन चलाना है, इसको लिख देना। तो कहाँ होगा? अच्छा बाथरूम जाओ, चप्पल पहन के जाओ, फिर बाथरूम में आओ, और कम से कम कई रूम में चले जाओ, तो कैसा लगेगा? एक रूम में दिखेगा, सब में दिखेगा, सब में दिखेगा। इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेंस होता है, आँख झपकते, यानी आपको इतनी कम समय में, आगे लिखा है, इतने कम समय में ये बॉन्ड डिकोलाइज हो जाती है। यानी यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाती है। यानी इसका मतलब हम बताए नहीं, फ्रैक्शंस ऑफ टाइम लिखा हुआ, अभी पढ़ के दिखाता हूँ। फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में ये बॉन्ड इतनी जल्दी डिकोलाइज होती है, इसलिए हमको पता ही नहीं होता है कि डबल बॉन्ड यहाँ है कि यहाँ है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सही नहीं, ये दोनों हाइपोथेटिकली बनावटी स्ट्रक्चर हैं। जब यार पंखे पे लिख के अपना नाम नहीं बता सकता किस पर पे लिखा है, तो कैसे बता देंगे यहाँ बॉन्ड है? नहीं समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड आप नहीं बता सकते। ये इतना तेज चलता है, इतना तेज चलता है कि दोनों की मदद से बना दिया गया कि हमें क्लियर नहीं होता। इसलिए तुमसे कोई पूछा जाए कि भैया बेंजीन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, तो कह रहे हम नहीं बता पाएंगे, हम रोक के नहीं होता है, इसका एक बीच का होता है, पढ़ा होगा। चाहे ओजोन हो, चाहे बेंजीन हो, या जितने रेडियो स्ट्रक्चर होते हैं, हम अपने अनुमान से मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रक्चर लेंथ कम और इसका ज़्यादा। हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। एनसीईआरटी बोलती है ये भी सही नहीं है। सही क्या है? ना तो डबल का होगा ना सिंगल का होगा, इसके बीच का होता है। यही आंसर लगा के आना है आपको, ये खुद एनसीईआरटी बोलती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बात सही है? सही है ये, ना तो ये सही है ना तो ये सही है, ये हाइपोथेटिकली है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ऐसे बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। इन दोनों की मदद से ये बनाई जाती है। तो अभी मैं इस पे आता हूँ। पहले आप लिखिए कंडीशंस। कोई भी सामान खरीदते हैं तो कंडीशन जरूर है, तो पहला लिखिए कंडीशन। इस पे भी आता हूँ। पहला पॉइंट कंडीशंस। आपसे सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसका टर्म कंडीशंस होता है। जैसे मान लो हम लोग मॉल में गए तो लिखा होता है मोटा मोटा 50% ऑफ, और छोटा मोटा लिखा होता है अप टू। ऐसे तो लिखा रहता है, इसे 50% ऑफ और प्यार से अप टू। अब गए सामान खरीद लिए, भर लिए पूरा उसमें, वे काउंटर पे गए तो कह रहा है जो ये जीन्स खरीदो इसमें 1 रुपये डिस्काउंट नहीं है, और ये खरीद के लाओ इस पर 5% है, इस पर 10% है। कह रहा है यार बड़ी बड़ी बोर्ड लगाए हो, तो बड़ी बड़ी बोर्ड लगाए, इसका मतलब क्या है? जो कोने में रखा है उस पर 50% है। तो टर्म कंडीशन था कि नहीं था? तो ऐसे टर्म कंडीशन हर चीज़ का होता है। तो पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस पढ़ना है तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्ट्रक्चर कैसा हो? मस्ट बी प्लेनर्स। इस बार आया था सवाल, दिखाता हूँ अभी। लिखिए पहला पॉइंट कैसा होना चाहिए? जो भी प्लेनर जो आपको पढ़ेंगे वो कैसा हो? प्लेनर। तो पहला पॉइंट लिखिए कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर्स। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। चलो ठीक है, आपने देख लिया कि प्लेनर है। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लो नहीं समझा पाते हैं कि कौन जाए यार जमीन पे रख के देखे, सतह पे रखे, तो हमने अपना लाइन जोड़ दिया है। एनसीईआरटी में सिर्फ प्लेन लिखा, हमने लाइन जोड़ दिया कि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन देख लो। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो, लिखिए हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस
तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, या तो sp हो या फिर कैसा हो, sp2 हो। आप पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर होता है, या sp2 भी आप कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर्स। तो आगे तो वर्ड लिखा है प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है जो भी आप मॉलिक्यूल कंपाउंड में है आइटम्स, उनको सरफेस पे ऐसे रखो तो आराम से सतह से टच करें। वो प्लेन नहीं है एरोप्लेन वाला, प्लेनर का मतलब सतह से टच करें। तो अगर ये नहीं पहचान पाते तो इसको पहचान लेना। पॉइंट नंबर 3, पोजीशन ऑफ आइटम्स। पोजीशन ऑफ आइटम्स, पॉइंट नंबर 3, पोजीशन ऑफ आइटम्स। या तो आप आइटम का ही तो पोजीशन का, या कभी कभी एनसीईआरटी उसे न्यूक्लियस यूज करती है। तो लिख लो ब्रैकेट में, लिखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मस्ट बी सेम इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मस्ट बी सेम, अभी एनसीईआरटी पढ़ता हूं। मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी जितने स्ट्रक्चर बनेंगे सब में आइटम वहीं पे रखा होगा, वहां से हट नहीं सकता। अभी दिखाता हूं आपको। हमने बेंजीन बनाया था तो जो कार्बन ऊपर था वो कार्बन यहां भी ऊपर ही रहेगा, यानी वो चेंज नहीं हो सकता। तो जो आइटम होगा उसके पास अपना न्यूक्लियस होगा। तो कभी कभी वर्ड यूज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगला लिखो, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर and bond pair of electron are same. Number of lone pair and bond pair of electron are same. तो जितने आपके पास बॉन्ड होंगे इसमें और दूसरा बनाएंगे उसमें, तो चाहे उसमें बॉन्ड हो, सिंगल हो या डबल हो या लोन पेयर हो, सबको काउंट करो तो वो सेम रहेगा। तो क्या फिर बदली रहेगी, क्या चेंज रहेगा, पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन। लोन पेयर जब चेंज होगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो लिखिए बट, आगे जोड़ो, बट दे आर डिफर इन अरेंजमेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पाई और लोन पेयर नहीं लिखाया हूँ, अभी बना के दिखाता हूँ। बट दे आर डिफर इन अरेंजमेंट्स, तो अरेंजमेंट में डिफरेंस होगी। बट दे आर डिफर इन अरेंजमेंट, बस ये लास्ट पॉइंट है। बट दे आर डिफर इन अरेंजमेंट। पॉइंट नंबर 5 लिखो, ये वर्ड बहुत अच्छा है। रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नियरली सेम, नियरली सेम या ORR, मस्ट बी सेम। नियरली सेम, ORR, मस्ट बी सेम। ठीक है। अब एक चीज और बता रहा हूं, अगर मैं इसी में एक लाइन जोड़ दूं, हक्कल्स रूल्स, यानी हक्कल ने एक वर्ड यूज किया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इनका फार्मूला था। इस फार्मूले से आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना होता है। जैसे मान लो ये रटना नहीं है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर की वैल्यू मान लो 0, तो यहाँ 0 तो कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, काउंट करिए, इसमें 2 पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से मिल रहा है तो कहेंगे ये सही है। या फिर n बराबर 1 कहेंगे तो 1 रखिए तो कितना आएगा 6 पाई। ये फार्मूला है यार, इससे पाई बॉन्ड निकालना होता है। जैसे n बराबर 2 तो 4 दूनी 8 10, ये तो n बराबर 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4 3 12 14। तो अभी मैं आगे इसको जोड़ दूंगा, जो आपका 2022 में सवाल आया था और इस साल आया था, मैं इससे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये वर्ड यार ऑर्गेनिक का है, क्योंकि जो है हक्कल्स रूल अगर जोड़ दिए तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ आपको केमिकल बॉन्डिंग, तो एक पॉइंट नहीं लिखाऊंगा। तो जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो लास्ट पॉइंट जोड़ दूंगा, नहीं तो आप कहोगे अभी ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं रहे हो और आपने यहाँ 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो अभी नहीं जोड़ूंगा इसको। अब आपको एक बात है, जरा मैंने लिखाया है, आवश्यक करते हैं। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उस पर आए, ध्यान दें इस पर। पहला पॉइंट ये है, हम एक बेंजीन से या एक कोई स्ट्रक्चर से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ेंगे, तो एक से तो नहीं होता है, तो इसका कोई दूसरा बनेगा। तो इसका दूसरा बनेगा तो बताता हूँ। आओ चलो, पहला पॉइंट्स,
अगर ये दूसरा बनेगा तो हम बनेगा तभी पढ़ेंगे। और देखते हैं इसमें आपको पहले चीज़ देखना है कि कैसा दे आर, ये कहने का कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। अब क्या पता बेंजीन हाथ में है कि नहीं, ये कहाँ चेक करें, तो ये दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो किससे चेक कर लें? हाइब्रिडाइजेशन से। और देखते हैं ये कार्बन है, तो इनसे सबसे लगा होगा हाइड्रोजन, दिखाया नहीं जाता है लेकिन अंडरस्टूड है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी सब पे एच है, एच है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो अभी जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो टेंशन ना लें। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ाएंगे 3 तरीके से, एक पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की तरह, 2 पढ़ाएंगे अपने निमोनिक्स ट्रिक से, 2 तरीके से पढ़ाऊँगा। तो अभी टेंशन ना लें, अभी मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है लेकिन तब भी ट्रिक से आएगा। इसमें जहाँ पे सेंटर है उसको आपको ढूंढना होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर बराबर 2 आता है तो sp कहेंगे, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर बराबर 3 आता है तो sp2 कहेंगे। तो आओ चेक करते हैं। तो ये कार्बन है, तो ये देखो ये हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बॉन्ड गिनो 1 2 3, पाई को नहीं लेना है। तो अगर हम ये फार्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर 2 आएगा तो sp कहेंगे, अगर बराबर 3 आएगा तो sp2 कहेंगे। तो चेक करते हैं। देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना, सिंगल बॉन्ड 1 1 2 1 3, तो ये रहा। तो कहेंगे सिग्मा बॉन्ड जो आपका पास है, सिग्मा बॉन्ड है वो 3 है, लोन पेयर 0 है, तो बराबर हो गया 3, तो 3 बराबर क्या कहेंगे? sp2। तो यानी हर कार्बन जो है सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। तो हम प्लेनर नहीं पहचान पाए तो हाइब्रिडाइजेशन से पहचान लिए कि ये प्लेनर है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट्स, जो यहाँ पे आइटम होगा अगर वो रिजोनेटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो मेरा एक ट्रिक है, यहाँ नीचे लिख लो भैया, यहाँ लिख लो ट्रिक्स। ट्रिक क्या है? ये ऑर्गेनिक का लेकिन यहाँ भी यूज करूंगा। रैक पढ़ाएंगे, रैक 786, ये रैक क्या होता है जरा सा थोड़ा सा बता दें यहाँ पे। देखो आर, तो आर का मतलब, और ये हो गया आपका ए, ये हो गया सी, तो आर का मतलब रेडिकल यूज करेंगे, तो उसको थोड़ा सा आगे वर्ड लगा दो, फ्री रेडिकल्स। तो पूरे केमिस्ट्री में अगर कहीं फ्री रेडिकल बनता है मीन्स कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बन से बना हुआ केमिस्ट्री नाम क्या होगा? कार्बनिक केमिस्ट्री। तो उसे कार्बनिक को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक, थोड़ा अच्छा लगे तो हम कार्बनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो कार्बनिक केमिस्ट्री में पूरे दुनिया में कहीं केमिस्ट्री बनेगा तो फ्री रेडिकल ऐसे बनेगा, चाहे ये हो चाहे कोई एरोमेटिक में बना होगा, अगर आप देखेंगे तो फ्री रेडिकल ये, चाहे जहां कर लो यार, कार्बन से स्ट्रक्चर बना है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? गिनो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 3 3 6 और 1 7। तो फ्री रेडिकल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर सेल में। ये सवाल आया था, इनको पूछा था कि रिजोनेंस ये करेंगे तो कितना फ्री रेडिकल होगा और कितना p ऑर्बिटल यूज होगा। ये आज तक मैं देखा हूँ हर गाइड में गलत है, सिर्फ 3 जगह सही है। इसमें आंसर दिए हैं 6 करके लगाया होगा, गलत है। 7 इलेक्ट्रॉन होगा और 7 ऑर्बिटल यूज होगा p का, क्योंकि यहाँ भी है तो जो रिजोनेंस करेगा तो पूरे बेंजीन के अंदर जाएगा, अब बाथरूम से निकला जितने रूम में जाएगा सब में पैर उसकी लगेगी, तो इसके p ऑर्बिटल में जाएगा सबके पास। तो इसका मतलब इसका आंसर गाइड में गलत भी दिया है, जितने क्वेश्चन है गलत है। सी पूरे इंडिया में 3 जगह लोगों 3 लोगों ने आंसर सही दिया है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा और 7 p ऑर्बिटल यूज होगा, बताएंगे इसको ऑर्गेनिक में, लेकिन हमें यहाँ जरूरत है रैक की। तो R का मतलब क्या हो गया? फ्री रेडिकल्स। तो R का मतलब F जोड़ देंगे तो बोलेंगे फ्री, और R का मतलब रेडिकल। तो फ्री रेडिकल अगर ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो ये आप चाहे जहाँ पढ़ेंगे, चाहे उसमें पढ़ें चाहे इसमें पढ़ें, कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। काउंट कर लो, 3 और 3 6 1 7, यहाँ भी दे लो, कैसा होगा? 2 यहाँ 2 2 4 और 2 6 1 7। नहीं समझ में आ रहा? ओपन करें इसको। ये देखो कार्बन है, इससे 2 H लगा है, ये बेंजीन से लगा है, ये बेंजीन से लगा, तो गिनो इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो कहीं भी फ्री रेडिकल बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्गेनिक में? 7 इलेक्ट्रॉन। ये रहा 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये था एनायंस। तो एनायन का मतलब कैसे बनेगा? एनायन का मतलब होता है चाहे जहां पढ़ेंगे तो इसका नाम होगा, कार्बन से स्ट्रक्चर तो क्या नाम हो जाएगा? कार्बेनायंस। तो कार्बेनायन कहां बनेगा? ऐसे चाहे जहां बनेगा आपके पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा, माइनस आएगी। तो गिनो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कितना हो जाएगा? अरे यार 3 3 6 और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ये 7, ये निगेटिव आया, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप जब फ्री रेडिकल बजाय कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसका नाम होगा कार्बेनायंस।
तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। कहीं कार्बोकैटायन पूरी केमिस्ट्री में पढ़ो, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर? कार्बोकैटायन C, तो कार्बो मतलब कार्बोकैटायन यानी पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला कैसे बनेगा? CH3 पॉजिटिव, ये रहा। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाए कार्बोकैटायंस। यहाँ यूज नहीं है लेकिन हम थोड़ा बता रहे हैं कार्बोकैटायंस, पूरा साफ साफ इसमें लिखना। तो ये रहा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रेजोनेंस का हमारा ट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ। हम जब भी तुम एक वर्ड यूज करोगे रेजोनेंस, तो आप यूज करते हैं कि ये कॉन्जुगेशन में होगा। हमेशा वर्ड यूज करते हो कॉन्जुगेशंस। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, यहाँ पे आप हमको लिख सकते हैं। ये जो है रेजोनेंस का में जो है हम कहेंगे रैक, RAC, यानी फ्री रेडिकल हो, एनायन हो, कार्बोकैटायन हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर पढ़ते हैं आप डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या पढ़ते हैं लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यही अगर कॉन्जुगेशंस कहीं मिल जाएगा, कहीं मिल जाए पूरे केमिस्ट्री भर में, तो आप कहेंगे रेजोनेंस होता है। तो मेरा ट्रिक हो गया, रैक 786 के अल्टरनेट्स यानी कॉन्जुगेशंस पे रेजोनेंस होता है। कहीं देख लीजिए, पढ़ाएंगे पूरा केमिस्ट्री आपको। ये रहा, हम आपसे कहेंगे भैया ये स्ट्रक्चर बना है, इसमें आपको रेजोनेंस होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा। कैसे होगा? देखो फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आपसे हम कहें कि ये बेंजीन है, कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा, ये बना है, कहेंगे कार्बोकैटायन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एनायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कैटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की अगर कॉन्जुगेशन कहीं होती है तो रेजोनेंस 100% होगा। लेकिन एरोमेटिक वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, एरोमेटिक हक्कल बताएगा, रेजोनेंस बताएंगे मैं। तो जो पिछली बार सवाल आया था 22 में, उसमें कहा था एरोमेटिसिटी बताओ। सब कुछ फॉलो कर रहा था, प्लेनर भी है, रेजोनेंस प्लेनर भी था, sp_sp2 हाइब्रिडेशन फॉलो कर रहा था, ये लाइन पूरा कर रहा था, लेकिन एक बात फॉलो नहीं कर रहा था। हक्कल्स रूल का जो चार्ट था उसमें एक ऑप्शन में आप जो आ रहा था, आपके पास चार्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कितना आया? 6। फिर कितना आया? 10। और जो एक उसमें ऑप्शन था उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर रहा था, यानी 4 बॉन्ड बना था, पाई बॉन्ड। तो जब 4 पाई बॉन्ड बराबर कितना हो जाएगा? तो उसमें 8 आ रहा था, वही गलत था। यहाँ तक कि रेजोनेंस भी मैच कर रहा था। तो एरोमेटिसिटी में कंडीशन ये सब रहेगा, हक्कल्स रूल भी रहेगा। तो इस पे आते हैं रेजोनेंस पे। ये मैं ऑर्गेनिक की बात बता दिया हूँ, तो यहाँ पे आप डब्बा में इसको भर के ले लो, और जो है इसको आपको अभी अप्लाई कराता हूँ। अप्लाई कराते हैं, चलो देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे अप्लाई में आइए। तो ये रहा आपका पहला कंडीशंस। ये नीचे वाला देखो मैच करेगा, नीचे वाला, ये दोनों मैच करा रहा हूँ। आपके पास ये बेंजीन है, ये बना हुआ है, आप तुरंत जाइए अपने कंडीशन में कि हाँ ये प्लेनर है, बिल्कुल है, हाइब्रिडेशन शुगर है sp2। और देखते हैं कोई मैच करेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो कहाँ गया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, ये 100% बनेगा। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो ये उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो उठ के आएगा, यानी किसका पोजीशन चेंज हो गया? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का पोजीशन। तो आपसे कोई पूछा जाए अगर कहीं रेजोनेंस होता है तो उसमें किस बॉन्ड का डिकोलाइज होता है, तो पाई बॉन्ड का सवाल आया था। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में अगर आपसे पूछे हाइपर कंजुगेशन जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? यही लोग मिल जाएं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ढूंढेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन में देखेंगे जो लगा हुआ कार्बन से बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डिकोलाइजेशन होता है। तो दोनों फर्क है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन पिछले साल आया था तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है तो आप वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड डिकोलाइज करते हैं। यहाँ किसका करते हैं? ये देखो ये बॉन्ड बैठा हुआ है, ये जो सिग्मा वाले बैठे हैं, ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, और ये देखो कंडीशन मैच कर रहा है। कहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मैच करे, तुरंत इन्हें क्या करा दीजिए? रेजोनेंस करा दीजिए। और एक लाइन मेरी पूरी ऑर्गेनिक का होता है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी होती है। जैसे श्री देवी को नचाओ तो जानी, सुना होगा ना? या आप मतलब पढ़ाई करते करते डांस सीख लो। तो पहले गंज में हुआ था गंजिंग कार्निवाल, तो वहाँ पे ठुमका चलता था, देखा होगा अगर आप लोगों को लॉकडाउन से पहले।
अबे सैटरडे में लगता नहीं था गंज कार्नल, तो जितने नरही के लड़के लड़कियाँ सब ठुमका लगाते थे। एक दो बार मैं भी आया था तो मैं चुप के चला गया। हमने कहा भैया यहाँ तो बर्दाश्त नहीं हो सकती है, तो कुल पढ़ा रहा हूँ वही कुल ठुमका लगा रहे हैं। तो देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, डांस अगर आप कर लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। आज ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रहे हैं तो कल पहुँच जाएंगे फिर दुनिया में। तो रेजोनेंस करने से, और एक कहानी बताई, अभी जब लॉकडाउन से पहले 2018 में एक वीडियो आई थी, उन मौलाना घर के सामने एक कुत्ता बैठा था, तो कुत्ता की उन्होंने पूंछ पकड़ा और कुत्ता को खूब नचाया, फिर बहुत देर तक नचाया, फिर छोड़ दिया तो कुत्ता स्टेबल हो गया। तो एक सवाल बनता है, पूरी ऑर्गेनिक क्या पूरी इनऑर्गेनिक में कहीं रेजोनेंस होगा तो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो रेजोनेंस किस काम में आती है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स में। क्लियर हो गया। और ये सवाल है, तो स्टेबिलिटी कहीं भी मिल जाए आप रेजोनेंस करा दीजिए। तो पहला पॉइंट रेजोनेंस हो गया, दिख रहा है आपको, तो रेजोनेंस हो गया। अब रेजोनेंस में ना तो ये स्ट्रक्चर सही है तो इसे आप क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसे क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। आप ये बताया जाए ये स्ट्रक्चर कैसा है दोनों, हाइपोथेटिकली। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इतना तेज घूम रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, इतना तेज घूम रहा है कि हम इसे रोक के बता ही नहीं सकते। ये तो हम रोक के पढ़ रहे हैं यार, ये तो रोके हैं डबल बॉन्ड, ये सिंगल रोके हैं, पकड़े हुए हैं, पकड़े देख रहे हैं ना, गलत है, रोक के नहीं बता सकते। तो ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। तो इसका नाम क्या दे दिया जाए, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, हाइपोथेटिकली बनावटी। तो ये बनावटी स्ट्रक्चर्स हैं, तो सही बनाए जाए। जब इतना तेज घूम रहे हैं, जब पंखे पे नाम लिख के हम बता ही नहीं पाते हमारा नाम कहाँ लिखा हुआ है, तो हम कैसे बता देंगे ये। तो ये दोनों स्ट्रक्चर गलत हैं, सही नहीं है। तो सही स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आपको आना होगा यहाँ पे, तो सही स्ट्रक्चर में आते हैं। तो सही स्ट्रक्चर ये है, ये इतना तेज घूमता है चप्पल पहन के अपने रूम में कि अपना ये छोड़ गया है, ये हो गया स्ट्रक्चर्स। इसको क्या बोलेंगे आप, रेजोनेंस हाइब्रिड्स। ये रियल स्ट्रक्चर्स हैं, सही स्ट्रक्चर, तो इसे बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड्स। अब सवाल आता है भैया, जब ये सही नहीं है, इसे देखो अभी आप लोग हैं यहाँ मिले गए, कहीं रोड में मिले गए, कहीं मिले गए। अगर आप मेडिकल कॉलेज चले गए, MBBS किया, MD MS किया या सुपर डिग्री किया और वहीं पे लेक्चरर प्रोफेसर बन गए, तो जब कोई लेक्चरर या प्रोफेसर बनता है, या एक कहावत है, आम जब फल जाता है तो झुक जाता है। तो दोनों में कंडीशंस, ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है, तो कैसा है ये स्टेबल है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन किससे, इन दोनों से, क्योंकि इतना तेज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि जहां देखो तहां मिल जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर ये स्टेबल है उन दोनों से, तो स्टेबिलिटी कब आती है, जब अपनी एनर्जी निकाल दे। पहले आप घूम दौड़ भाग रहे थे, अब मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बन गए, तो भैया नहीं जाएंगे। अगर वहाँ चाय पी लिया तो वही कोई फ़ोटो खींच लेगा, अगर कहीं ताक झाँक कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब हम काम बंद कर दिए हैं, यानी हम एनर्जी निकाल दिए हैं। तो यहाँ एनर्जी निकालने से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा या इसकी ज़्यादा, इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा इन कंपेरिजन टू इससे, तो ये स्टेबल होगा, यानी मोर स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल हुआ, एनर्जी क्या किया है इसने, रिलीज किया, एनर्जी निकाल दिया। अब सवाल है, ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनकी एनर्जी कैसी होगी, आपस में बराबर। तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। तो ऑल रेजोनेटिंग, इन दोनों की बात कर रहे हैं, जितने ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी, देखो लास्ट में लिखा हुआ है, एनर्जी नियरली सेम या मस्ट बी सेम। तो बराबर हो सकता है ऑप्शन पे, हाँ मैंने ये लाइन क्यों लिखाया, नियरली सेम या मस्ट बी सेम। तो यह ऑप्शन ढूंढना होता है, क्योंकि जो लोग टेस्ट कराते हैं यहाँ पे हजरतगंज में, वो जान ही नहीं पाते हैं कौन सी लाइन रखा है, तो दोनों लाइन ठोक देते हैं। तो आपको सही लाइन क्या करना है, एनर्जी सेम होगी, बराबर होगी, ना मिले तब लगभग बराबर। तो मैं कई बार जब टेस्ट आप लोग देते हैं कहीं, तो लाते हैं सर ये कैसे हो गया, तो मुझे काटना पड़ता है, ये गलत है, ये लाइन गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि यार इसमें डिफरेंस तो नहीं हो सकती। दोनों ट्विंस दिख रहे हैं, गोल मटोल जैसे ये गोल मटोल वो, तो कहाँ भरा, तो नहीं हो सकती। तो एनर्जी यहाँ क्या हम लिख दिए, एनर्जी कैसी होगी, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी मस्ट बी सेम, यानी सेम होगी। या फिर ऑप्शन ना मिले तब क्या लिखोगे, ये लिखे नहीं है तो क्या बोलोगे, तब नियरली सेम, ये बाद की ऑप्शन है।
पहले यही रहेगा। तो ये हो गया। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनसे कम एनर्जी है। सबके लिए जितने भी स्ट्रक्चर कार्बोनेट के बनाने जा रहा हूँ, जो कार्बन बना हुआ है सबके लिए। आर की नार दोनों की बात कर रहे हो? आइडेंटिकल है जैसे, हाँ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तो जितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप बनेंगे उसी मॉलिक्यूल तो बनेगा। जैसे कोई भी हो, अगर यहाँ पे जैसे हम इसको ले लें, अगर ये बना रहे हैं, या नाइट्रेट ले लें, या इसी का चार्ज बनाइए इसका। नहीं तो अब अच्छा रेजोनेटिंग जो चल रहा होता है, अच्छी बात कर रहे हैं, सुनो, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे ये ले लो, इनकी बात कर रहे हैं, आप NO2 ले लो, नाइट्रेट ले लो, ये रहा। अगर हम ये भी ओपन करेंगे इससे, तो इनमें चार्ज हम दिखाएंगे, ये पूरा डिक्लोलाइज करेगा। आपको कहाँ कहाँ जाएगा, तो जब जहाँ जहाँ चार्ज जाएगा तो ध्यान रखना, जैसे NO2 ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे माइनसियम, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आर्थो और पैरा के इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। इलेक्ट्रॉन निकालता है, नो डाउट्स। अगर यही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी इसका अमीन का, ये अमीन है, ये बनाएंगे तो इसमें भी डिलोकलाइज करेगा, ये जाएगा इसके अंदर, कोई फर्क नहीं है। अगर हम इसमें 5 रेडोनियम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पांचों की एनर्जी एक जैसी होगी। इसमें हम 5 बनाएंगे स्ट्रक्चर तो पांचों की एक जैसी होगी। लेकिन इसका जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे पांचों से मिला के, तब रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होगी और उन पांचों की आपस में बराबर होगी। ये लाइन ध्यान रखिएगा, एनर्जी मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एकदम घुस घुस के पढ़ाऊंगा इन सब के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी हम रेजोनेंस आपको थोड़ा सा होता नहीं, पहले चारा दे रहे हैं, जैसे होता नहीं है जब कोई कटिया लगाता है तो चारा लगा के बैठा रहता है, तो ऐसे चिड़िया मछली आएगी तो ऐसे पुद्दू पुद्द करेगी। तो अभी हम आपको चारा दे रहे हैं ताकि आपको भी पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाना है। ये तो अभी छोटा सा यार डोज है, हल्का सा, अभी तो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे इनके बारे में, जितना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सब बनाएंगे आपको बोर्ड पे, और जो हमसे पढ़े जानते हैं। तो इसमें बनेंगे, इसमें 5 बनाऊंगा, इसमें बनाऊंगा, लेकिन सबके एनर्जी सेम होगी। आगे चलें, नोट कर लो इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है, स्टेबल होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और हमने एक लाइन लिखा है आल, ये देखो आल, तो आल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सबकी सेम होगी। हो गया। अब एक स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, ओजोन बना है, एक आपका कार्बोनेट बना है, और फिर आपकी NCERT पढ़नी है, ओजोन, कार्बोनेट या फिर इसकी, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर यहाँ रहेंगे, फिर आपको जो है ऑर्गेनिक